तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी बिल अगर हमें पास करवाना है, एक्ट बनवाना है, तो सबसे पहले हमें पार्लियामेंट से गुजरना होगा। तो पार्लियामेंट में सबसे पहले ये बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, पहले राज्यसभा में जाता है, फिर वहाँ पे इसकी चर्चा होती है, कई सत्र चलते हैं इसके बारे में। देन वो लोग वोटिंग करते हैं, वोटिंग के माध्यम से वो एक्ट जो है लोकसभा में पारित होता है। फिर लोकसभा से हमारा प्रेजेंट की एसेंट मिलती है। प्रेसिडेंट जब एक्सेंट अपनी साइन कर देता है तो एक्ट बन जाता है। वी ऑल नो दैट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जम्मू का जो रीऑर्गेनाइज किया गया है, जिस तरह से जो स्टेट को 2 यूटीज़ में बांटा गया है, और उसमें ही हमें मिलता है 370 की जो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारी जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 370 के बारे में ये जानकारी है कि किस तरह से है जो JNK को एक स्पेशल स्टेटस प्रदान किया गया है। 35 से इसी एक्ट के तहत जो है वो सुपरसीड किया गया है कि जो लैंड की प्रॉपर्टी थी वो 35A में लिखा गया है। तो कोई भी JNK की लैंड नहीं ले सकता था पहले। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हो चुकी हैं, वो पास्ट में हुई चीज़ें हैं जो वो इस एक्ट में थी। और इस आर्टिकल में थी, 370 आर्टिकल में थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एडअप था। और वो जब ये हटाना था तो किस तरह से हटाना था, किसी एक्ट के माध्यम से वहाँ पे इसकी चर्चा की गई। और इसके बारे में जब लोगों को पता चला कि 370 जो है वो कहीं ना कहीं एक स्पेशल स्टेटस देता है। एज़ वी ऑल नो दैट कि एक जो इंडिया है वो एक है, ठीक है। तो उसमें स्टेट का कुछ अपना पर्सनल नहीं, कहीं ना कहीं जो JNK था वो एक तरीके से अपने स्पेशल स्टेटस को बताता था। हालांकि हमें ये बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सब धर्म और सब स्टेट्स एक जैसी हैं, और इंडिया सबसे मतलब कि जो हम सबको मिला के एक इंडिया ही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्टेटस को अलग कर रहा था, इसीलिए इसको हटाना ज़रूरी था। इसलिए नेक्स्ट वी क्वेश्चनिंग दैट कि 370 किसके द्वारा यहाँ पे एडअप किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। BR अम्बेडकर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ठीक है, सब इंडिया के लिए बना रहे थे। तो जब यहाँ पे जो कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में देख लो, बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ है वो अपना ही देश चाह रही थी। और जो अभी यहाँ देख लो, कश्मीर में देख लो, बहुत सारी अस्थिरता, जहाँ पे जो बहुत संवेदनशील जगहें होती हैं उनको छोड़ा गया, उनको कुछ स्पेशल स्टेटस की वजह से उनको यहाँ पे हमारे अंदर ही एडअप किया गया, परंतु उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया। उसी में एक कश्मीर था। कश्मीर और जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट थी इसके पहले, 2019 से पहले। जब 2019 में ये एक्ट आया जिसमें 370 की जो आर्टिकल थी वो हटा दिया गया कि ये नहीं होगा, है ना। इसमें से कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो रखे जो नहीं हमारे देश की एकता को कट कर रहे थे, उसको हटा दिया गया। तो उसी एक्ट के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ये राज्यसभा में पारित हुआ, फिर लोकसभा में, फिर देन वी हैव प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिलती है। फिर इस एक्ट में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं उनको हटाया गया। और फिर इस एक्ट में ये भी बताया गया कि इस एक्शंस के द्वारा बताया गया कि किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक प्रक्रिया है, कोई भी अगर नई UT बनती है, अगर टूटती है कोई, अगर स्टेट में से दूसरी स्टेट बनती है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाता है। मतलब कि वो फिर से उसको एक लिखा जाता है, एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है बड़ी सी, उसमें फिर से उसको रीडिफाइन किया जाता है, एज एन लिखा जाता है कि कब कब इसमें अमेंड किया गया, कब इसको तोड़ा गया, कब इसमें नया एडअप किया गया। तो अब ये UT बन रही थी, तो जो हमारा जो 370 थी वो एक मेन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कट करना था, वहाँ से काटा कर दिया गया। इस तरह से हमें यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि इस एक्ट में क्या क्या किया गया। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए इसमें क्या क्या किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 370 जो आर्टिकल था वो हटाया गया, है ना। 35A भी इसमें बात करते हैं कि ये भी हटाया गया। तो इसमें मेन ये था कि जो जम्मू कश्मीर वो एक स्टेट के रूप में था। हालांकि जो जम्मू के जो लोग हैं वो
मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, हिंदू मेजॉरिटी है, और कश्मीर वाली जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है। ये हमें ऑल वी नो दैट। और लद्दाख भी इसी में आता था। लद्दाख का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो एक टोपोग्राफी, उसकी जो टोपोग्राफी है वो अच्छी नहीं है, एंड वहाँ पे लोग इतनी जनसंख्या भी नहीं है, क्योंकि इतना मतलब कि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट भी नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे है ना। तो लद्दाख को अलग करना पड़ा और जम्मू और कश्मीर को एक अलग अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। तो उसी प्रोसेस में ये लिखा गया है कि ये एक स्टेट से 2 यूटीज़ बनाना, ये किस आर्टिकल्स में लिखा गया है। तो आर्टिकल्स का निर्माण इसीलिए किया गया है कि ताकि एक प्रोसेस बनी रहे। कोई भी अपनी मर्ज़ी से उठ के आएगा, वो बोलेगा कि यहाँ पे स्टेट बनानी है मुझे, तो वो नहीं बना सकता, उसको एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो ये एक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, जिसमें ये आर्टिकल्स को रिमूव करना, आर्टिकल्स से सीख लेके अपने क्या अगर की प्रॉब्लम अगर सुलझ रही है तो वो आर्टिकल्स के थ्रू हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे लिखा गया है कि लेजिस्लेचर लद्दाख में नहीं होगी, जम्मू कश्मीर में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बहुमूल्य इलाका है वो जम्मू मुस्लिम और हिंदू है, लद्दाख में कुछ लोग हैं, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। इसीलिए लेजिस्लेचर का जो यहाँ प्रतिनिधित्व जो लोग करेंगे वो लेजिस्लेचर में बैठते हैं। यहाँ पे जो डिसीजंस मेकिंग होगी या बहुत सारी चीज़ें, प्रेसिडेंशियल रूल किस तरह से है, कहाँ से उठाया गया है, कौन से आर्टिकल्स में लिखा गया है, ये सारी चीज़ें इस एक्ट में बताई जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो JNK का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, JNK का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, रीऑर्गेनाइजेशन, वी ऑल नो दैट कि JNK जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया, इसीलिए इस एक्ट का नाम JNK का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। तो आगे हम पढ़ लेते हैं। 2019 में आया था, इसीलिए इसका नाम 2019 में आया था, इसलिए इसको 2000, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्री। तो जम्मू कश्मीर, अब इसमें ये भी पता होता है कि किस तरह से जो बिल, जो इंटरफेरेंस है सेंटर और स्टेट में, जो इंटरफेरेंस है वो कौन कौन करता है, किन मुद्दों पे हो जाता है, कौन सा। ये जो है 2018 में ही इनको नज़रबंद कर दिया गया था। जो हमारे यहाँ पे PDP थी 2018 से ही, जो हमारी मुफ्ती मोहम्मद सईद मुफ्ती जो मुफ्ती थी, जो महबूबा मुफ्ती जो थी, उनको नज़रबंद किया गया 2018 से। वो यहाँ पे CM थी, ठीक है, हटा दिया गया। तो 2019 में उनको जगह मिल गई, ठीक है, सेंटर वालों को ये जगह मिल गई कि यहाँ पे वो यहाँ पे अपना कोई भी यहाँ पे बना सकते हैं रूल्स, और यहाँ पे जो 370 धारा है वो हटा सकते हैं। तो अमित शाह जी जो थे गृह मंत्री थे उस टाइम पे 2019 में, अभी भी हैं, 2022 की बात चल रही है अभी, ठीक है। ओके, तो ये सितंबर है। इसमें बिल जो है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पे? राज्यसभा में अमित शाह ने किया। अमित शाह ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया और उसने कहा कि भाई इस पे चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया और चर्चा का दिन कौन सा था? 5 अगस्त को। अभी ये हुआ 5 अगस्त 2019 में। 6 अगस्त को यहाँ पे लोकसभा में होता है, ठीक है। अब जब ये चर्चा हो रही थी लोकसभा में, तो कहते हैं कि जो राज्यसभा में भी हमारी सरकार होगी बीजेपी की, और लोकसभा में भी होगी। राज्यसभा में कहते हैं जो फेवर में जो लोग थे वो 125 जो लोग थे वो कहते थे कि हाँ रिवोक होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, धारा हटनी चाहिए। और अगेंस्ट में 61 लोग थे, ठीक है। और जो अमित शाह जी थे लोकसभा में लाए इस बिल को 6 अगस्त को, और लोकसभा में भी ये पास हो गया, उसी दिन पास हो गया। और कितने मेंबर थे? 370 की मेजॉरिटी थी। अब 370 से वोटों से ये अगर ये पास हो रहा है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिएक्शन बताएं अगर इसकी, तो 2 PDP के, जो हमारे जम्मू कश्मीर से भी PDP के लोग हैं वहाँ पे MPs हैं जो,
पार्लियामेंट में। तो राज्यसभा में 2 लोग जो थे वो उन्होंने कॉपी ही फाड़ दी, वहाँ पे बदतमीजी की। कांग्रेस ने भागना अच्छा समझा और जनता दल ने बॉयकॉट कर दी। वोटिंग के माध्यम से यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये चयन होता है कि इतने मेंबर जो थे वो वोट किया उन्होंने कि हाँ यहाँ पे होना चाहिए, सुपरसीड होना चाहिए। आगे अगर लोकसभा में देखें तो टीएमसी, ममता वाली जो पार्टी है, वो जनता दल, भाग जाते हैं ये दोनों। आईएनसी कांग्रेस हो गई, नेशनलिस्ट, ये एनसी जो है फारूक अब्दुल्ला वाले, और समाजवादी पार्टी, ये तीनों के तीनों यहाँ से भाग गए। पैरामिलिट्री फोर्स, अब यहाँ पे देखना ज़रूरी हो जाता है कि प्रेसिडेंट की एक्सेंट कब होती है। प्रेसिडेंट ने 9 अगस्त 2019 में साइन की, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के जो साइन थे वो 9 अगस्त को होते हैं, वी ऑल नो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की एक्सेंट जब हो जाती है, मतलब उसने साइन कर दिए, तो ये एक्ट बन गया। इसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही पता चलता है कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो ये एक्ट लागू हो गया। अभी 5 अगस्त हुआ है, ठीक है, 9 अगस्त हुआ है हमारा, तो 2022 ये एक्ट को जब साइन किया गया तब की बात है, इनएक्ट नहीं हुआ। अब इनएक्ट अगर हम जाने, इनएक्ट कब हुआ ये, तो 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। अब 2019 हो गया और 2022 में इसके पूरे 3 साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 सालों में जो कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल जो होता है, प्रेसिडेंट का जो रूल होता है, प्रेसिडेंट्स जो का रूल होता है किसी भी यूटीज़ पे, तो 3 साल का ही होता है। तो 3 साल तो हो गए, 2019 हो गया हमारा, 20 हो गया और 21 हो गया, 3 साल तो हो गए, है ना, 22, 3 साल हो गए हमारे। तो अभी इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शन, जो बताएगा हमें किस तरह से यहाँ पे सरकार, लेजिस्लेचर होंगी, लोकसभा में जो एमएलएज हैं वो चुने जाएंगे। 370 को रिवोक किया गया। इस एक्ट के कुछ चुनिंदा फीचर्स हैं कि इस एक्ट को किस तरह से रिवोक किया गया। तो पावर कहाँ से मिलती है इसको ख़त्म करने की, 370 धारा है, आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, एक स्पेशल स्टेटस प्रदान करता था जेएंडके को, उसी में ये आर्टिकल में पावर है। क्लॉज 370 का 3 क्लॉज जो है वो ये इनमें पावर देता है कि किस तरह से यहाँ पे आर्टिकल जो है रिमूव हो सकता है। प्रेसिडेंट्स की जो रिकमेंडेशन थी पार्लियामेंट पे ये थी कि 6 अगस्त जब ये लोकसभा से पारित हुआ तो उसी समय से जो इसके जो क्लॉज थे 370 के वो सीज़ हो गए। सीज़ मतलब अब वो नहीं लागू हो सकेंगे, वो अब यहाँ पे नहीं चल सकते। जेएंडके में 6 अगस्त से ही जो है ये सीज़ हो गया था, मतलब कि यहाँ पे नहीं हो सकता। इसके बाद कोई ख़रीद फ़रोख्त नहीं कर सकता था लैंड की, सॉरी ये तो होती ही नहीं थी, अब हो सकेगी, ठीक, सीज़। और 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये कहता है कि इस आर्टिकल को जोड़ा होगा 35A को। 35A क्या है, ये एक लैंड प्रॉपर्टी का आर्टिकल है जिसमें लैंड को सीज पे फॉर एग्जांपल बाहर नहीं बेच सकते, राइट, किसी और को नहीं दे सकते, किसी और स्टेट का बंदा यहाँ आके नहीं खरीद सकता। तो ये इसको सुपरसीड किया गया इसी एक्ट के तहत। तो 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये हमें कहता है। अब एप्लीकेबल टू द जेएंडके सिमिलर टू द यूटी। अब ये इस एक्ट की ये खासियत ये है कि जो जेएंडके है वो एज ए पुडुचेरी की तरह मॉडल पेश होएगा। पुडुचेरी में क्या है, पुडुचेरी में एक एलजी है, ठीक है, और उसके साथ लेजिस्लेचर है, मतलब कि एमएलएज होंगे, उसमें सीएम होगा, ओके। तो जेएंडके में भी जेएंडके यूटी है पर इसमें भी सीएम और लेजिस्लेचर होने वाला है। और सेम एज लद्दाख के साथ क्या है, लद्दाख चंडीगढ़ की तरह है, चंडीगढ़ में कोई लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा। और किस तरह से जो है इंडियन पार्लियामेंट के पास ये शक्ति आ गई कि इस तरह से जो है स्टेट को सेपरेट किया जाता है। अब
आर्टिकल 3 क्या कहता है हमें ये पता होना चाहिए। 3 आर्टिकल कहता है कि कोई भी न्यू स्टेट्स बना सकते हैं। एक स्टेट से अगर दूसरी स्टेट बनना चाहे, फॉर एग्जांपल अगर मैं कठुआ में रह रही हूँ तो कठुआ से अगर मुझे सांबा को अलग करना है तो सांबा की अलग टेरिटरी बन जाएगी और है एक ही स्टेट है। फॉर एग्जांपल कठुआ और सांबा एक ही स्टेट थे। अब सांबा ने कहा कि मुझे निकलना है इसमें से, मुझे अलग स्टेट बनना है, तो वो बन सकता है। आर्टिकल 3 इजाज़त देता है। तो उसी तरह ही इन्होंने स्टेट से, किसी भी स्टेट से इन्होंने 2 यूटीज़ बनाई हैं। एक तो JNK हो गई विद लेजिस्लेचर और दूसरी हो गई हमारी लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पुडुचेरी का मॉडल किस पे लगता है, JNK पे लगता है, और जो चंडीगढ़ का मॉडल है वो लद्दाख पे लगता है। वी ऑल नो दैट। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि 70th ईयर था जब ये रिपब्लिक का 70th ईयर था जब ये इनेक्ट हुआ। तो ठीक है, 2019 में। ये तो फैक्ट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इस एक्ट का नाम है ये। अब एक्ट, कोई भी एक्ट हो तो उसमें सेक्शंस होंगी, पार्ट्स होंगे, पार्ट्स के अंदर सेक्शंस होंगी और सेक्शन के अंदर शेड्यूल भी है। तो इस एक्ट में यही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट से यूटीज़ बनाया गया, कौन से आर्टिकल के तहत किससे मॉडल लिया गया है, कितने हाई कोर्ट्स होंगे, हाई कोर्ट में कौन कौन अपॉइंट होंगे, किस तरह से उनकी जो कार्यवाही है वो होगी, लेजिस्लेचर किस तरह से होगा, कितनी सीटें जो है आवंटन की गई हैं, लिमिटेशन होगा। अब 2 स्टेट, एक स्टेट से यूटीज़ बनी हैं तो उनमें भी बाउंड्रीज डिमार्केट होगी। वो कौन सी कमिटीज़ हैं जो इनको डिमार्केट करेंगी, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं वो यहाँ से लड़ेंगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो कितनी डिस्ट्रिक्ट्स उधर रहेंगी लद्दाख में, कितनी यहाँ पे रहेंगी, कौन कौन से जो है ऑडिट जनरल जो है वो CAG जो है वो उसका क्या काम रहेगा, और हाई कोर्ट्स में कितने जज रहेंगे, पहले कौन थे, पहले स्टेट थी कि कौन से आर्टिकल के तहत ये स्टेट्स में 2 यूटीज़ बनी हैं, और कितने शेड्यूल हैं, शेड्यूल में क्या क्या लिखा गया है। ये सारी चीज़ें जो है, प्रक्रिया जो भी है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इस सब में आ जाएगी। और किस तरह से जो एक्सपेंडिचर है, बजट है, वो सारी की सारी इस एक्ट के तहत हमें ये बताया गया है कि कितनी वैकेंट रहेंगी सीट्स SCs STs के लिए, विमेंस के लिए। फिर उसमें आ गया हमारा जो लेजिस्लेचर में कितने MLAs होंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने MLAs लड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन कौन करवाएगा, कैसा रहेगा उनका सिस्टम। अब 3 साल हो गए हैं तो 3 साल के बाद 3 साल के बाद कितने लोग यहाँ पे जो है MLAs खड़े हो सकते हैं, MLAs जो है वो यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। 3 साल के बाद जो प्रेसिडेंशियल रूल हटेगा, यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, कौन कौन सी जो है अपोजिशन पार्टी रहेगी, रूलिंग पार्टी कौन सी रहेगी, किस तरह से जो है बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू की डिस्ट्रिक्ट्स 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो कहाँ से कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को अपने अंडर लेंगी, कौन कौन से पीपल्स यहाँ पे इलेक्ट खड़े होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट में बताई गई हैं। अभी ये प्रेसिडेंशियल रूल था तो इसमें इतनी चर्चा नहीं थी। 2019 में इसकी बहुत चर्चा हुई और अब इस साल में हमें देखने को मिल सकता है अक्टूबर में। तो इस एक्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस एक्ट में क्या क्या है ये हम सब पढ़ने वाले हैं। सेक्शन इसमें हमें मिलती हैं 103, 14 parts, 5 schedule. We all know that. Okay. So next we have preliminary part 1. पार्ट 1 डेफिनेशंस की बात करता है, शब्दों की बात करता है। इस एक्ट में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिलिमिटेशन हो गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हो गया, कौन सा एक्ट है, कौन सा पुडुचेरी मॉडल है, कितने आर्टिकल्स इसमें यूज़ किए गए हैं, स्पेशल स्टेटस किस तरह से कहाँ पे मेंशन्ड है, सभी चीज़ें, क्लॉजेस हैं इसमें, सेक्शंस में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो नेक्स्ट वी हैव पार्ट 2. पार्ट 2 इज़ टॉकिंग अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो पहले वी ऑल नो द जम्मू कश्मीर स्टेट था,
तो स्टेट को किस तरह से यूटीज़ में बनाया गया, यूटी किस तरह से होती है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो स्टेट को ये इजाज़त देता है कि वो यूटीज़ बना सकता है। उसमें से ही 2 यूटीज़, बहुमूल्य इलाका जो है वो लद्दाख को हटा दिया गया, और श्रीनगर और जम्मू जो है वो एक हाई कोर्ट्स कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 बताता है कि लेजिस्लेचर का काम क्या होने वाला है, लेजिस्लेचर में कौन कौन होता है। सबसे पहले एलजी का क्या काम है लेजिस्लेचर में, हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा कि नहीं करेगा, और फिर उसमें एमएलएज आ जाते हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, एमएलएज हो गया, सीएम हो गया, सेशंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वी हैव तो भाई कहाँ पहुँचे थे हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेचर, एमएलएज और जो हो गए, ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। आगे आ गया कि किस तरह से कार्यवाही किस तरह से होगी। अब यहाँ पे लेजिस्लेचर की बात कर ली जे.एंड.के में, तो लद्दाख की तो भी बात करनी पड़ेगी ना, कौन एडमिनिस्ट्रेटर होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेजिस्लेचर तो होगी नहीं, सिर्फ यहाँ पे एलजी होगा या एडमिनिस्ट्रेटर होगा यूटी में। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिलिमिटेटाइजेशन किस तरह से होगा, ओके। तो डिलिमिटेशन मतलब कि बाउंड्रीज को किस तरह से डिमार्केट किया जाएगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में। फॉर एग्जांपल you have to understand the concept, what is the concept behind this word, okay। तो constituencies is just like a districts, okay। So we all know that Jammu Kashmir consists itself 22 districts when it was in state. Now it was in, what is that, it was converted into a UT. So 2 UTs are going towards the Ladakh region, and behind it we have 20 districts. तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कौन कौन खड़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, दैट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट्स ओनली, द टिपिकली मीनिंग इज़ दैट। तो उसमें बाउंड्रीज बनाई गई हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वहाँ से कोई बंदा खड़ा होगा इलेक्शन के लिए। तो ये सभी डिलिमिटेशंस मतलब कि सीट्स निर्धारित करता है किसी भी एमएलए को, किसी भी जगह प्रदेश या कहीं से यहाँ पे ये डिसाइड करेगा कि किस तरह से यहाँ पे वो करने वाला है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है 6, ओके। तो 6 इज टॉकिंग अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ द एससीज एंड एसटीज। अब देखो भाई, हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें माइनॉरिटीज़ जो होती हैं, फॉर एग्जांपल जो माइनॉरिटीज़ वो लोग होते हैं जो कि मतलब कि उनकी जो पॉपुलेशन जो है, जो एक तबका है वो बहुत संख्या में कम है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, ओके। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उसमें बहुमूल्य इलाका, जब फॉर एग्जांपल 80% कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, ओके। तो 20%, 20%, 10%, 3%, अगर जो मेजॉरिटी है पीपल्स की वो कौन से तबके की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिनॉरिटीज़ में आती हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में मेजॉरिटी में कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है, कौन से तबके की। तो हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद सेकेंडली वी हैव मुस्लिम मेजॉरिटी। तो मुस्लिम भी मिनॉरिटीज़ में आती है। उसके बाद हमारे आगे जो भी है और रिलीजन्स आगे, तो उसमें इसमें कहा गया है कि किस तरह से जो है एससी और एसटीज़ के लिए रिजर्वेशन है। लेजिस्लेचर में इनकी सीटें होंगी एससीज़ और एसटीज़ की, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनका प्रावधान है। और हमारे जो जे.एंड.के का जो एक्ट बना है पार्ट 6 में इसके बारे में बातचीत की है कि कितनी रिजर्वेशन सीट्स जो हैं वो इसके लिए रहेंगी, इतने लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इस तबके के जो मिनॉरिटीज़ में आती हैं, ओके। तो इनको ज़्यादा भावना देते हुए आगे बढ़ें, भाव इनको भी देना है भाई। मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, मिसलेनियस जो रैंडम टॉपिक्स हो गए, फॉर एग्जांपल ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होने वाली है, लेजिस्लेचर में सेशंस होंगे या नहीं होंगे,
कौन से बिल्स पे बात कर सकता है, ये सारी मिसलेनियस में होते हैं, रैंडम टॉपिक्स, मैटर्स, you can understand. Transition provision is like, this is also the provisions to the पावर देता है पार्लियामेंट को, कौन कौन से प्रोविजंस हैं, एलजी को कौन कौन से पावर्स हैं, वो क्या क्या कर सकता है, एड्रेस किस तरह से करेगा, उसकी क्या शक्तियां हैं, ये सभी ट्रांजिशन प्रोविजन, मतलब कि एक तरीके से उनको सुविधा। हाई कोर्ट की बात जो है वो पार्ट 8 करता है। एडवोकेट जनरल हो गया यूटी का, जो जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट होगा वो कॉमन हाई कोर्ट होगा। श्रीनगर और जो है जो मुस्लिम इलाका है श्रीनगर तो जम्मू, दोनों का एक ही हाई कोर्ट होगा। तो जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में दोनों का एक ही हाई कोर्ट है। तो इसमें एडवोकेट जनरल का क्या स्थान है? एज वी ऑल नो द मेन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि जो अटॉर्नी जनरल होता है किसी भी कंट्री का, अटॉर्नी जनरल किसी भी कंट्री नहीं, इंडिया का अटॉर्नी जनरल, और सेंटर में होता है वो, ठीक है। और जो स्टेट में होता है वो एडवोकेट जनरल होता है, वो सबसे बड़ा जो न्यायवादी होता है उसको कहते हैं। और जम्मू कश्मीर का जो न्यायवादी होगा वो एडवोकेट जनरल कहलाएगा, उसका ये पोस्ट का नाम है, ओके। तो यूटी में रहने वाला एडवोकेट जनरल। ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यूज़, तो किस तरह से जो है एक्सपेंडिशन बात करता है 10 पार्ट हमारा 10 किस तरह से एक्सपेंडिचर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ की बात करता है। इसमें ये है जिस तरह से मेन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी बजट की बात नहीं करता, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है आर्टिकल्स में। जिस तरह से हमें साल में हमें कहते हैं ना कि बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, बजट का पेश होगा 2 फरवरी को, इस तरह से जो है वो कहानियाँ बनती है हमारी। तो निर्मला सीतारमण जो है वो बजट का अनाउंसमेंट करेंगी, जिसमें जो हमारा साल बीता है उसमें क्या क्या खर्चे हुए और जो आने वाला समय है उसमें क्या क्या खर्चे होने वाले हैं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव और बीता हुआ कल जो है उसमें सारा जो मेल जोल होता है, कितना खर्चा आया, कितना हो सकता है, ये सारी जो बातचीत होती है। जहाँ कोई भी लोन या कोई भी स्कीम्स जो होती हैं वो सारी बजट में इंट्रोड्यूस होती हैं। तो किस तरह से एक्सपेंडिचर होगा वो स्टेट, वो पूरी कंट्री का बताती है, और जो स्टेट में होगा वो अलग होता है। वो बजट की बातें या जो फंड होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्टिजेंसी फंड जो हो गया, जो डिज़ास्टर में यूज़ होता है। एंड ऑल्सो वी ऑल नो दैट जिस तरह से जो है कंटिजेंसी छोड़ के अगर हम कंसोलिडेटेड फंड की बात करें तो वो भी कहाँ पे यूज़ होता है, दैट इज़ जो है, ठीक है। तो ये सारा लेखा जोखा जो है बजट एक्सपेंडिचर की बात करता है। तो रेवेन्यू पार्ट 3 के इसी के अंतर्गत आने वाली जो एसेट्स होते हैं, जो पब्लिक चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंटल चीज़ें होती हैं, जैसे रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स हो गए, स्कूल्स, एम्स हॉस्पिटल्स हो गए, तो ये सारी जो है पब्लिक होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की होती हैं। तो ये सारे एसेट्स गवर्नमेंट की कहाँ कहाँ पे किस तरह से उसका वो है, क्या क्या लाइबिलिटीज़ रहने वाली हैं, ठीक है, ये सारी पार्ट 12 बताता है। और कोऑपरेशन एनी अदर मैटर्स कि फॉर एग्जांपल जो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और जो सेंट्रल लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, सॉरी 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट की होती है, सेंटर की होती है, एंड वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट। तो 3 प्रकार की लिस्ट्स होती हैं जिसमें ये काम्स बताए होते हैं कि फॉर एग्जांपल सेंटर का क्या काम है, कौन कौन से मैटर वो जो है हेल्ड कर सकती है, उसके हैंड में है कि इसमें इस एक्ट में अगर सुधार लाना है तो वो सेंटर ला सकती है। अगर ये वाले जो मुद्दे हैं वो स्टेट ही करेगी और कोई नहीं करेगा, है ना। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो दोनों कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट और सेंटर दोनों के हाथ में पावर है कि वो कंकरेंट लिस्ट से उठाए हुए मुद्दे या विषय जो हैं वो उसमें सुधार ला सकती है, ठीक है। तो ये जो है वो प्रोविज़न्स देता है 12 जो हमारे इसमें हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रोविज़न ऑफ सर्टेन कोऑपरेशन एंड अदर मैटर्स। तो 12 इसमें आ जाता है प्रोविज़न ऑफ सर्विस। 13 जो हमारा जो पार्ट 13 है उसमें देखो यूपीएससी जो है ना, यूनियन सर्विस जो कमीशन जो है, जो एग्ज़ाम लेता है किसी भी ओहदे को बनने के लिए, जैसे कि
IAS होता है, फिर IPS होता है, IFOS होता है, IFOS होता है। तो ये सारी सर्विस होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो क्या कहते हैं सेंटर अलॉट करती है हर एक स्टेट में, ठीक है। वो अपने ये गवर्नमेंट सर्विस होती है जो एक IPS अधिकारी जो है उसका काम होता है। IPS हो गया, IFOS हो गया फॉरेस्ट, ठीक है, और IAS हो गया। तो ये तीनों जो हैं वो कहीं ना कहीं ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। तो इनके लिए क्या प्रोविजंस हैं, इनको क्या पावर्स है, क्या क्या ये कहाँ पे होने वाले हैं, जो JNK UT है तो इनका क्या काम रहने वाला है यहाँ पे। आगे ये तो मिसप्रिंट हो गया, दैट वी हैवंट। सो यहाँ से हमारा आ जाता है डीप इनसाइड पार्ट 1। तो पार्ट 1 इज़ टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन, वी ऑल नो डेफिनेशन की बात करता है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 शॉर्ट टाइटल्स हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एक्ट का नाम क्या लिखा गया है यहाँ पे, JNK का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। फिर हमारा डेफिनेशंस आ गया, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट को किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया। सेक्शन 3 बताता है हमारा ये UT रहेगी लद्दाख की, जिसमें लेजिस्लेचर नहीं होगा, कारगिल और लेह इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 4। सेक्शन 4 इज़ टॉकिंग अबाउट JNK की UT विद लेजिस्लेचर, जिसमें MLAs इलेक्ट होंगे, 20 ही डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, इसमें कारगिल और लेह चली गई ना वहाँ पे। सेक्शन 5 इज़ टॉकिंग अबाउट द गवर्नर ऑफ JNK। अब 5 क्या बोल रहा है भाई, पहले यहाँ पे गवर्नर था, ठीक है, अब यहाँ पे LG हो जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएगा JNK में, ओके, और लद्दाख में भी। सेक्शन 6 बोलता है कि पहले हमारा जो जम्मू कश्मीर था वो स्टेट था, वो डिलीट हो गया है। अब स्टेट को एंट्री दी थी कॉन्स्टिट्यूशन में 15 की, अब 15 वहाँ से हट गया तो वो फिर से रीनंबर होगा, वहाँ से हट गया तो वहाँ पे फिर से रीनंबर किया गया। हमारी पहले कितनी थी, 29 स्टेट थी, अब 29 में से 28 रह गई, क्योंकि 8 इसमें से जो JNK है वो हट चुकी है। JNK एक स्टेट थी, एज़ वी ऑल नो थी कि स्टेट हमारी जो थी वो 15 नंबर पे थी। अब यहाँ पे 15 नंबर हट गया तो फिर से रीनंबर किया गया 16 to 28, 15 to 28 सॉरी, ओके, अंडरस्टैंड। अब स्टेट बन गई तो UT भी तो बनी है, एडअप होगा, यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ से एडअप होगा UT में। और UT कहाँ डिफाइंड है, शेड्यूल 1 में, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फर्स्ट शेड्यूल कहता है, टॉकिंग अबाउट द यूनियन टेरेटरीज़ की बात करता है। और उसमें हमारी जो यूनियन टेरेटरी थी वो कितनी थी, पहले 7 यूनियन टेरेटरी थी। नो नो नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारी कितनी थी, पहले 7 यूनियन टेरेटरी थी। तो 8th नंबर पे JNK को लिख दिया गया और 9 नंबर पे लद्दाख को लिख दिया। अब ये गलत है, क्वेश्चन बनता है कि दादर नगर हवेली और दमन दीव जो दोनों को दोनों यूनियन टेरिटरी थी, उसको मिला के हमारी 9 बन रही थी। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया, एक बन गई ये, तो यहाँ फिर से रीचेकिंग होगी। तो ठीक है, 7 नंबर पे आ गए JNK और 8th नंबर पे आ गया हमारा लद्दाख और 9th नंबर पे दादरा नगर हवेली। तो दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है, दमन दीव अब वो कट हो गए, सॉरी आई मिस इंटरप्रेटेड यू ऑल, you have to understand first of all, here we have somebody, you have to understand. So दोस्तों, we have to understand, here we have some of the features of this act. तो देखो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ कितनी हैं, हमारी यूनियन टेरिटरी आज के टाइम पे 8 है। आज कितनी तारीख है, 5 सितंबर 2022, इतनी है। तो आज के टाइम पे हमारी यूनियन टेरिटरी 8 है और स्टेट्स कितनी हैं, कितनी है 28। अंडरस्टूड।
बिफोर इट वॉज दादरा और नगर हवेली, ये 2 यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है, किसी भी नंबर पे आती होंगी, ओके। तो उसके बाद ही हमारी जो JNK थी और जो हमारी लद्दाख है वो हमारी क्या हुई, लद्दाख 9वें नंबर पे आई और जो JNK थी वो 8वें नंबर पे आई। इसके पहले अगर मान लेते हैं ये 6 नंबर पे थी, तो इन दोनों को मर्ज किया गया, ठीक है, तो एक बन गई, तो ये कितनी हो जाएंगी 6। अब ये 7 नंबर पे आ गई और लद्दाख कितने नंबर पे आ गया 8 नंबर पे। इस तरह से आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड टू यू ऑल दैट क्या हुआ होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो JNK और जो लद्दाख है वो तो अपने ही एंगल्स पे रहेंगी, बट इसकी जो नंबरिंग है वो चेंज हो गई है। तो 8 हमारी है, ये हमें पता होना चाहिए सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो। सो यहाँ पे और बात कर लेते हैं हमारी सेक्शन 7 की। तो सेक्शन 7 कहता है कि गवर्नमेंट के पास कुछ तो पावर्स होनी चाहिए ना, तो किस तरह से वो उसको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहा गया है। तो पावर देता है 7 हमें, हमारी गवर्नमेंट को पावर देता है UT की गवर्नमेंट को, कि किस तरह से जो है वो अपने जो लोकसभा के जो मेंबर्स आज भी अगर वहाँ पे प्रतिनिधित्व अपना कर रहे हैं तो उनको किस तरह से पावर दी गई है, उनको अल्टर करना ना करना वो उनकी चॉइस है। तो अभी भी वो वहीं पे हैं, वो उसमें चेंजेस नहीं हैं। ये तो एक्ट में बताया गया है, चेंज होंगे जब जनरल इलेक्शंस होंगे तब, ओके। तो ये अपनी टेरिटरी बाउंड्री को हटा सकते हैं, अगर इसको चेंजेस लाने इसमें अल्टरेशन कर सकते हैं। पार्ट 3 हमारा आ गया, हमारा लेजिस्लेचर का क्या काम है। लेजिस्लेचर हो गया कि जो कोई भी लीगल कानून बनाने हैं, कोई अगर हमें कोई काम करवाना है, कोई अमेंड करना है, तो किसी भी हमने बात की थी ना किस तरह से लेजिस्लेचर की सहायता लेनी पड़ती है। सेक्शन 9 कहता है कि राज्यसभा में हमारे 4 ही मेंबर होंगे, जम्मू कश्मीर से 4 मेंबर होंगे। और लेजिस्लेचर अब कहाँ पे है ये हमें पता होना चाहिए, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। अब यहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही सेंटर रख के हम बात करेंगे, लद्दाख यहाँ पे नहीं होगा, हम सिर्फ लद्दाख की बात करें, हम लद्दाख की नहीं करें, हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे कि वहाँ पे लेजिस्लेचर में क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी। सेक्शन 9 कहता है कि राज्यसभा में 4 मेंबर होंगे और लोकसभा में हमारे होंगे 5 मेंबर, 5 सीटें होंगी, 1 सीट लद्दाख से होगी। तो इस तरह से जो है, तो सेक्शन 10 इज़ टॉकिंग अबाउट लोकसभा की सीटें। लोकसभा की सीटें 5 एंड 1 सीट जो है वो लद्दाख में भी दे देंगे। चलो तुम भी बैठ जाओ यहाँ पे कि तुम गुस्सा नहीं हो भाई लद्दाख। सेक्शन 11 इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पे इलेक्शंस होंगे अक्टूबर में, इलेक्शन नहीं होंगे, यहाँ पे सेटअप हो गई, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे आएगा, चेक करेगा किस तरह से यहाँ पे इलेक्शंस हो सकते हैं नहीं हो सकते, पूरा कार्रवाई करेगा अपना। यहाँ पे फिर इलेक्शंस हो ही जाएंगे लगभग एंड ऑफ 2022 में यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट हो जाएंगे कॉमन। अब देखो UT बनी है 2, अब उनका लेजिस्लेचर नहीं है तो उनको भी इसमें मिला लेंगे लद्दाख वालों को कि भाई तुम्हारे में भी कॉन्स्टिट्यूंसीज 2 हैं तो उसमें से भी लड़ेंगे लोग। तो इलेक्शन कमीशन उनकी भी बातचीत कर लेगा भाई, जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो तुम भी आ जाओ भाई, साथ में ही कर लो। सेक्शन 12 इज़ टॉकिंग अबाउट द सीटिंग मेंबर्स। सेक्शन 12 कहता है कि भाई लोकसभा में जो भी मेंबर्स आपके गए हुए हैं उनमें कोई अल्टरेशन नहीं करने की ज़रूरत है, वो वहीं पे रहें, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी सीटें चली जाएंगी। अब यहाँ पे एक्ट आया है तो यहाँ पे हमें हटा दिया जाएगा। नो 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 नो, देयर इज़ नो प्रोविजंस ऑफ टू अनअल्टर द पीपल ऑफ लोकसभा। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। सेक्शन 13 कहता है भाई जो जम्मू कश्मीर है वो UT बन चुकी है और उसमें जो है लेजिस्लेचर का काम है, ठीक है, लेजिस्लेचर है वो किस तरह से हमने जो है वो ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे लेजिस्लेचर रहेगी बीइंग ए UT। तो ये
खुद से अब उत्पन्न होने वाला सवाल नहीं उठता, या आइडिया नहीं है, कोई आइंस्टाइन नहीं है जो अपने अंदर डिस्कवरी कर लेगा। ये इन्होंने उठाया हमारे आर्टिकल 239A। ठीक है, 239A कहता है कि जो पुडुचेरी है वो एज एन यूटी रहने वाली है, उसमें लेजिस्लेचर होगी। तो उसी से उठाते हुए इन्होंने कहा सेम एज जम्मू कश्मीर में भी ऐसे होएगा, इसमें भी यूटी बना देंगे और लेजिस्लेचर रखेंगे। और ये जो हुआ था पुडुचेरी का, वो 14वें कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से हुआ था 1962 में। 1962 में ये मांग उठी थी कि पुडुचेरी को के पास लेजिस्लेचर होना चाहिए, वहाँ पे सीएम होना चाहिए। तो इसी तरह से जो है 14th अमेंडमेंट की गई कि इस तरह से अगर कोई भी चाहे तो इस तरह से कर सकता है। 14 सेक्शन 13 इज़ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 239A। आगे बढ़ें, सेक्शन 14 पहुंच जाते हैं। सेक्शन 14 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई है। अब अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि कितनी सीटें हैं, कौन कौन से लेजिस्लेचर यहाँ पे रहने वाली है। तो अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है, तो भाई यहाँ पे सेक्शन 14 कहता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है हमने कि जो लेजिस्लेचर है ना, उसमें असेंबली में क्या क्या रहने वाला, क्या क्या प्रोविजंस है लेजिस्लेटिव असेंबली में, कितने मेंबर्स बैठेंगे, कितनी सीटें जो है वो रिज़र्व रहने वाली हैं, कितने लोगों के लिए वैकेंट रहेंगी, वुमेंस का क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये सेक्शन 14 बताता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों, लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे पहले तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, फॉर एग्जांपल किसी भी यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है और लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली अगर किसी भी यूटी में है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 239 कहता है कि किसी भी यूटी में, JNK में जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसको लेफ्टिनेंट डिजिग्नेट किया गया, उसकी जो ओहदा है वो उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वी ऑल नो। नेक्स्ट here we have सीट कितने रहेंगे। सीट्स जो हैं वो 107 सीट्स हैं। 24 सीटें जो है वो POK के लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली, किस तरह से डिलिमिटेशन किया जाएगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1995 से, ये एप्लीकेबल होता है इस यूटी पे और अमेंड किया गया है इसी आर्टिकल के अंडर 3 शेड्यूल में। इस एक्ट में शेड्यूल 5 शेड्यूल हैं, उसमें 3rd शेड्यूल इज़ टॉकिंग अबाउट अमेंडमेंट, डिलिमिटेशन की बात करता है। तो आगे जाके ही पता चलेगा कि किस तरह से जो है डिलिमिटाइज किया गया है 3rd शेड्यूल में, ठीक है, इसी एक्ट के आगे है। इसमें ही है रिज़र्व सीट्स, जो है हमने SC और STs की बात की थी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स जो हैं वो SC और STs के लिए रहेंगी। सीट रिज़र्व जो है वो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से होगी। अब 2011 में सेंसस हुए थे हमारे, ठीक है, तो इसी के हिसाब से जो है ST और SC जो हैं उनकी सीटें जो है वो वहाँ पे रिज़र्व रहने वाली हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज। रिजर्वेशन फिर से आ गया, ये ST और SC जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको सीज किया गया है ऑन द सेम डेट ऑन विच द रिजर्वेशन सीज ऑफ द ST और SC। आर्टिकल जो है हमारा ये 334 इज़ टॉकिंग अबाउट द सीज ऑफ द सीट्स, रिज़र्व सीट्स जो हैं ST और SC के लिए सीज रहने वाली हैं। हमने अभी क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो है पॉपुलेशन के हिसाब से सीटों को रिज़र्व किया गया। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे SC और STs को ही रिज़र्व सीट मिलेंगी। अब JNK में ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो SC और SC हैं उनको वो है रिज़र्व सीट्स जो है वो उनको सीज किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 334 कहता है।
अब सेक्शन 15 है रिप्रेजेंटेशन विमेन। क्या रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव में? 2 ही मेंबर यहाँ पे चूज़ कर सकता है एलजी, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। अगर उसको लगता है कि यहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए तो वो नॉमिनेट कर सकता है 2 ही औरतों को, ठीक है, एडिक्वेटली उनके हिसाब से। सेक्शन 16 क्वालिफिकेशन की बात करता है। अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर 25 यू कैन बिकम एन एमएलए, ओके। तो क्वालिफिकेशन बताता है किस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हो किसी भी एमएलए बनने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल अब आपकी लोकप्रियता ज़्यादा है, आप कठुआ, सांबा, हीरानगर और ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स सॉरी जो जितने भी इलाके हैं इनसे आप खड़े होके आप एमएलए लड़ सकते हो, आप एमएलए बन सकते हो, तो क्यों नहीं बन सकते, है ना। क्वालिफिकेशन बता रहा है कि इस तरह से आप मेंबरशिप ले सकते हो लेजिस्लेटिव असेंबली में। 17 बताता है आपकी ड्यूरेशन, कि अगर आप एमएलए बन जाते हो तो आपकी कितने साल आपको काम करने का मौका मिलेगा, 5 साल। 18 में बताता है कि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आप क्वालिफिकेशन हो गई आपकी, रिज़र्व सीट्स हो गई, आप 5 साल के लिए वहाँ पे चुनित होके बैठ गए, तो आगे आपको मिलेगा मौका सेशंस करने का, सत्रों में बैठने का, उठने का, आप उस पर बोल सकते हो अपनी टाइम लेके सेशंस में। तो कितनी बार सेशंस होंगे, कितनी बार उसको रद्द किया जाएगा, कौन रद्द करेगा, कितने चलेगा कि नहीं चलेगा। एलजी का काम होता है ये मीटिंग लेना। किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में मीटिंग जो है 6 महीनों से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने मीटिंग ले लेनी है। और उसका अगर मन चाहे तो टाइम टू टाइम उसको डिसकंटिन्यू कर सकता है, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली जो चल रही है सभा उसको समाप्त कर सकता है। ये एलजी के भी काम होते हैं, एलजी को समझना चाहिए ना। सेक्शन 19 कहता है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, जैसे ओम बिरला जी हैं जो लोकसभा में थे, ठीक है। तो किस तरह से उनको चूज़ कौन करता है, उनको क्या क्या अधिकार हैं, पावर्स क्या हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्या वो कर सकते हैं, ठीक है। स्पीकर को चूज़ करना, डेप्यूटी स्पीकर को चूज़ करना, ये जो मेजॉरिटी में जीत के आई होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो डिसाइड करती है किस तरह से इसको यहाँ पे रखना है नहीं रखना। वोटिंग देके उनको यहाँ पे डिसाइड करती है कि ये हमारे स्पीकर रहेंगे, ओके। तो इनको अगर रिमूव करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि भाई ये नहीं रहेंगे, जिस तरह से बिहार में हुआ, स्पीकर को नोटिस दिया गया कि भाई आप यहाँ से हटिए, तो उसने खुद ही क्या किया, अपना इस्तीफ़ा पकड़ा दिया। तो पकड़ा देने का मतलब ये नहीं होता कि उसी दिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसका मन किया कि वो नहीं हटना चाहता है तो वो 14 दिन के अंदर अंदर उसके जवाब देने की क्षमता रखता है। तो सेक्शन 20 कहता है स्पीकर की कि उस रिमूवल की बात करता है स्पीकर कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अगर नहीं चाहता है कि अगर वो ऑफिस से रिमूव नहीं होना चाहता तो वो उस चीज़ को समझे। ये इसी के बारे में बताया गया कि रिमूवल की बात करता है। 21 कहता है कि स्पेशल एड्रेस टू एलजी। अब एलजी जो है उसका काम बताया गया कि एलजी जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरह से जो है वो अपना वो कर सकता है, एड्रेस करेगा। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल इलेक्शंस हुए तो यहाँ पे वो जीत के आएगी, उसकी पार्टी कोई भी आएगी, तो वो सबसे पहले एलजी को एड्रेस करना है। एलजी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको एड्रेस करने का काम जो है एलजी का है जनरल इलेक्शंस में। और जब हर साल का जब ईयर स्टार्ट होगा या सत्र स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसमें भी उसको एड्रेस करना। सेक्शन 22 कहता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल, कि मिनिस्टर जो होते हैं एमएलएज होते हैं, ठीक है, और एडवोकेट जनरल वो क्या कर सकता है, किसी भी प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिल का इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें डिस्कशन चल रहा है, तो उस प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो, ठीक है, तो उसमें पार्ट लेना बनता है किसका, एडवोकेट जनरल। वी ऑल नो दैट अटॉर्नी जनरल जो होता है सेंटर में होता है, पूरे इंडिया का होता है, और जो एडवोकेट जनरल होता है किसी भी स्टेट या किसी भी यूटी का होता है। तो यहाँ पे 22 कह रहा है कि एडवोकेट जनरल हुआ किसी भी प्रोसीडिंग में काम पार्ट ले सकता है। 23 कहता है राइट्स ऑफ एलजी। अब एलजी का राइट है कि वो किसी भी बिल पे अपना मैसेज जारी कर सकता है किसी भी मिनिस्टर को
कह सकता है कि भाई यहाँ पे आप एंट्री ले लो। ये तो इतना 24 का कर रहे हैं तो ओथ की बात करता है इन्फॉर्मेशन। अब जो MLAs हैं वो वहाँ पे चुन के आ गए, तो वहाँ पे उनको ओथ कौन दिलवाएगा? LG दिलवाता है, ठीक है, आगे खड़े होके उनको कहता है कि हम। सेक्शन 25 कहता है वोटिंग ऑफ असेंबली, पावर ऑफ असेंबली टू नॉट स्टैंडिंग विद द वैकेंसीज एंड कोरम। कोरम की बात हम करें तो कोरम मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल 100 बंदे हैं, 107 बंदे हैं, 107 की परसेंटेज 100 मिला लें, 100% अगर लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं तो यहाँ पे जो मीटिंग है वो हेल्ड होगी। अगर मीटिंग में 10 लोग जो हैं, 10 लोग आए हैं सिर्फ और जो है सेशन चल रहा है तो वो चल सकता है, स्पीकर के द्वारा चल सकता है। अगर स्पीकर अगर 10 भी नहीं आए, उसमें से 1/4 भी नहीं आए, 1/10 पीपल्स आए हैं तो वो कोरम को रद्द होना होगा। वहाँ पे कोरम का मतलब यही होता है कि कोई भी सेशन तभी होगा जब तक उस पार्टी के अगर 4 बंदे आए हैं तो नहीं होगा। अगर 10 आए होंगे तो ही जो है वो मीटिंग आगे हेल्ड होगी। तो ये कोरम की बात आ गई। स्पीकर जो है वो वोट नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिल की अंडर यूज़ हुआ, अगर वो चाहते हैं कि इस बिल में आप वोट दीजिए तो वोट दोनों पार्टीज़ में इक्वल वोट आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक ही जैसे वोट दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 उसने दिए, 50 उसने दिए और इक्वल हो गए। अब स्पीकर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि स्पीकर किसको वोट देगा, तो वो एक मेजॉरिटी उसको मिल जाएगी कि हाँ भाई इस बीजेपी की, अगर बीजेपी है, स्पीकर जो है वो चाहता है कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा तो वो दे सकता है। स्पीकर का काम तय गया है। कोरम हो गया कि 10 मेंबर्स में से 1/10 मेंबर टोटल मेंबर जो है लेजिस्लेटिव में, वो भी बात करता है कोरम की। अगर कोरम नहीं है तो वहाँ पे जो एडजर्न हो जाएगा। वी ऑल नो कि अगर 10% बंदे नहीं आए हैं वो एडजर्न हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सस्पेंड हो जाएगी मीटिंग। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 26 वैकेशन of seats. Vacation of seats means to say that. So now I am going to section 26. Okay. तो सेक्शन 26 कहता है कि किस तरह से जो है पार्लियामेंट में सीट्स का बंटवारा करना है। okay? तो अगर इट डजंट मीन दैट वैकेंट रह जाएंगी सीट्स। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा अगर MLA बन चुका है तो अगर 60 डेज़ तक वो वहाँ पे एब्सेंट रहता है तो वो सीट जो है ना वहाँ पे MLAs की वो वैकेंट मानी जाएगी। उसको डिक्लेयर किया जाएगा कि वो वहाँ पे नहीं है, तो वो MLA नहीं है, वो सीट खाली हो गई। अब वो वहाँ पे और कोई भी बैठ सकता है, खाली हो गई, ठीक है। अब दोनों सदनों का मेंबर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो MLA है तो वो वहाँ पे MLC नहीं बन सकता, ठीक है। दोनों सदनों में आप लोकसभा में भी रिप्रेजेंटेशन आपकी और जो है स्टेट में लेजिस्लेचर है तो उसमें भी आपकी रिप्रेजेंटेशन है, तो दोनों में नहीं चलेगी आपकी, भाई एक ही है। अब डिस्क्वालिफिकेशन भी बात करता है 27 सेक्शन 27 इज टॉकिंग अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर। अगर मेंबर जो एक होता है ना कि बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए, भारतीय मूल का होना चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके पास, तो ये सारी डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करता है कि किस तरह से जो है वो नहीं, अगर उसमें नहीं है वो चीज़ें क्वालिफाइड होने के लिए, MLA बनने के लिए, तो वो सारी उसकी उल्टी डिस्क्वालिफिकेशन कहलाती है। सेक्शन 27 इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। सेक्शन 28 कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फॉर द बीइंग द मेंबर। इसका मतलब यही है कि जो हमारा जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, कि दल बदल कानून। दल बदल कानून मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बीजेपी के हो, ठीक है, इलेक्शन हो गए, आप हार गए, तो बीजेपी के बंदे हार गए, अब आप वहाँ से उस पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं आ सकते हैं, आपको दूसरी पार्टी की सदस्यता नहीं मिल सकती। मीन्स कि
तो एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि आप किसी भी पार्टी में जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरा फ़ायदा नहीं है इस पार्टी में, दूसरी पार्टी में जाना चाहते हो, दूसरी पार्टी में जा सकते हो। परंतु जब आपके इलेक्शन हो जाएंगे, आप हार चुके हो, तो आप वहाँ पे दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। ये एक रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसमें ये बताया गया कि सेक्शन 22 कहता है कि किस तरह से यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा किसी भी डिफेक्शन। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप हार चुके हो तो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। 28 यही कहता है। 29 कहता है पेनल्टी है, ठीक है, पेनल्टी दी गई है, 500 रुपये पेनल्टी है। किस पे है कि अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो या ठीक है मेंबर बनने के लायक नहीं हो तो पेनल्टी मिलती है आपको। यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, भाई आप गलती से यहाँ पे बैठ गए, सीटिंग पे बैठ गए, ठीक है। तो इसका इतना वो नहीं है। 29 32 कह लो। अब इसमें से जो बीच में से जो सेक्शन हमने नहीं पढ़े हैं उसको ज़्यादा मैटर नहीं करना है अपने दिमाग में, जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है। लेजिस्लेचर की पावर के बारे में बताया गया है 32 में कि वो लॉज बना सकता है यूटी के लिए। वे बहुत सारे मैटर्स जो हैं, कोई भी मैटर्स पे जो यूटी के लिए जो लॉज है वो लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकती है किसी भी यूटी की। तो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मेंशन्ड है उसके तहत पब्लिक ऑर्डर पुलिस वाला जो है वो सारा कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। ये मैंने अभी बात की थी, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है और एक यूनियन लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट वो सारे मैटर्स जो सेंटर करती है, स्टेट वो जो लेजिस्लेचर करती है। कॉन्करेंट होते हैं कि दोनों मिलके जो भी रूल्स और लॉज बनाते हैं वो कॉन्करेंट में आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें बताया गया कि पब्लिक ऑर्डर और पुलिस वाला जो है रिस्पेक्ट है वो कॉन्करेंट में आएगा। वो दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों स्टेट और सेंटर भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, पुलिस वाला और जो पुलिस पब्लिक वाला है, ठीक है। शेड्यूल 7 में इसकी व्याख्यान है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल हैं वो भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सेक्शन 35 इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन laws made by the parliament and law made by legislative assembly कि पार्लियामेंट सेंटर में हो गई लोकसभा या राज्यसभा हो गई और जो स्टेट में जो है इन दोनों में इनकन्सिस्टेंसी की बात करता है सेक्शन 35। ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गई आपकी। 41 कहता है कि बजट जो है, जो भी स्टेट का बजट है वो 41 बात करेगा, इसमें 41 इसकी बात करेगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं कि बजट वित्तीय ईयर और जो आने वाला है फ्यूचर, वो दोनों की बात करता है। बजट में ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे इसके जो आगे 42, 43, 45, 46 जो है वो इसके ही रिलेटेड होंगे, तो इतना मैटर नहीं करता। 47 कहता है कि लैंग्वेज, यूटी की कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूटी की लैंग्वेज कौन सी है और क्या कहते हैं लेजिस्लेटर में जो यूज़ करेंगे लैंग्वेज सेशंस के दौरान वो कौन सी रहेगी, उसके बारे में बात किया है। फॉर एग्जांपल अगर लीगल बात करें, ठीक है, बिज़नेस की बात करें, किसी भी बिज़नेस की अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में बात की जाती है तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ हिंदी और इंग्लिश होने वाली है। ओके, तो स्पीकर अगर लेजिस्लेटर अब स्पीकर के पास इसमें बताया गया कि स्पीकर के पास पावर है कि वो परमिट दे सकता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एमएलए है, अगर वो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में कंफर्टनेस नहीं हो रही फील, तो वो अपनी मदर टंग में अपनी बात को रख सकता है। तो ये इसमें स्पीकर की पावर बताई गई है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी बंदे को परमिट देना कि यू कैन स्पीक योर मदर टंग टू एड्रेस द पर्सन। 48 कहता है लैंग्वेज जो है वो एक्ट और बिल की जो लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल अभी जो JNK एक्ट है, जो ऑफिशियल गैजेट होता है सरकार का, उसमें ये पूरे एक्ट की सेक्शंस की बात की गई है, कौन कौन से काम, ये सभी चीज़ें जो है गैजेट में होता है। तो वो है
वो सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होंगे, इंग्लिश में होगा या तो हिंदी में होगा। वो भी अगर एलजी चाहे तो हिंदी में नहीं होता, इंग्लिश में ही होता है। इंग्लिश ही इसमें रहेगी। जो है एक्ट और बिल्स की बात करें तो एक्ट बनते हैं, बिल बनते हैं, है ना, वो सारे इंग्लिश में होंगे। बट अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में इंग्लिश के अलावा अगर समझ में नहीं आ रही इंग्लिश फॉर एग्जांपल, तो ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश से हिंदी में। पर जो अथॉरिटी होगी एलजी की वो सिर्फ इसमें ही होगी, इंग्लिश में ही होगी। दैट इज़। तो दोस्तों 1 घंटे की हो गई वीडियो। नेक्स्ट 49 कहता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, अब देखो कोई भी बिल का डिस्कशन हो रहा है, कोई मैटर है, फॉर एग्जांपल कश्मीर का मुद्दा है, उसमें तब्दीलियाँ लानी है, तो उसमें डिस्कशन हो रहा है। तो उसमें जो है जज जो होता है ना सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो जज है, वो उसकी बात कर रहा है कि उस डिस्कशन में अगर फॉर एग्जांपल कोई भी डिस्कशन हो रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो जजमेंट आती हैं किसी भी मैटर को लेकर, उसकी कोई भी बातचीत जो है वो यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा। इसका कोई भी इसके बारे में या उस जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका डिस्कशन जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं होगा। दैट इज़ अ निषेध, रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पर। ये 49 बात करता है हमारी। तो 49 पता चल गया आपको। 50 जो है कोर्ट, अब यहाँ से जुडिशरी चालू होती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब कोर्ट का भी यहाँ पे बताया गया कि जिस तरह से जो है एमएलएज उनके बारे में बात नहीं करेंगे, तो कोर्ट वाले भी यहाँ पे कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे कि कौन सा बिल चल रहा है, कौन सा एक्ट पारित होएगा कि नहीं होएगा। ठीक है, 50। अब 53 बताता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एमएलए 10% से टोटल परसेंट। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर 100% है तो 10 से ज़्यादा नहीं होंगे यहाँ पे जो, ठीक है, यहाँ पे होंगे। सीएम जो है वो क्या करेगा, एडवाइस लेगा किसकी, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की, और जो चीज़ें होगी फंक्शंस एक्सरसाइज किए जाएंगे। कोई भी काम फॉर एग्जांपल हो रहा है तो सीएम को सारी भनक है, तो सारी सीएम जो भी पड़ताल जो उसने की है वो सारी की सारी एलजी को बताना किसका काम है, सीएम का काम है। एलजी को एडवाइस करना, उसको सारी कामों की जानकारी देना, वो सीएम का काम होता है। सेक्शन 54 कहता है कि एलजी जो है वो तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, पर सीएम को अपॉइंटमेंट जो है वो एलजी देता है। ये मिनिस्टर्स के लिए प्रोविजंस भी है कि अदर मिनिस्टर जो है वो भी एलजी करता है डिसाइड कि कौन कौन से मिनिस्टर जो है वो आपके अंदर रहेंगे, कौन कौन से जो है, जिस तरह से जो सेंटर की कैबिनेट होती है उस तरह से ही जो सीएम की जो मिनिस्टर्स होते हैं उसको कहते हैं। तो वो सारे मिनिस्टर्स जो है वो एलजी ही डिसाइड करता है, पर किसकी मदद पे, सीएम ने कहा कि भाई ये वाला पीपल्स जो है वो होना चाहिए हमारी मिनिस्ट्री में, तो सीएम के एडवाइस पर मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स डिसाइड होते हैं। ओथ कौन दिलवाने वाला है, तो ओथ एलजी दिलवाएगा। तो मनोज सिन्हा के बहुत सारे हमने बातें की। सेक्शन 56 चीफ मिनिस्टर की क्या ड्यूटी है ये भी हमने पढ़ लिया कि किस तरह से जो है इंफॉर्मेशन देना उसको, हर एक रिस्पेक्ट में, कोई भी काम हो रहा है, बिल हो रहा है या नहीं हो रहा, कितना एक्ट पारित हो गए, कितने काम हुए हैं, कितनी स्कीमें चालू हुई हैं, कितना उसको एप्लीकेबल हुई हैं, ये सारी ड्यूटी है सीएम की। ये ड्यूटी बन जाती है एलजी के अंडर कि उसको सारी इंफॉर्मेशन देना टाइम टू टाइम। सीएम की ये भी ड्यूटी है कि उनको टाइम टू टाइम उसके साथ कम्युनिकेट करता रहे, और जो भी डिसीज़न काउंसिल्स मिनिस्टर ने लिए हैं वो सारा का सारा किसको बताए, एलजी को बताए। और हेल्प किसकी लेनी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की।
कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करना है वो सारी। अब काउंसिल्स तो यहाँ पे है नहीं, परिषद। तो 57 कहता है कि काउंसिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो यहाँ पे अबॉलिश की गई है, ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये स्टेट नहीं रही तो यहाँ पे काउंसिल नहीं होगी। तो ये 57 कहता है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल ख़त्म हो गई है 57। मेंबर जो है सीज हो गए हैं, यहाँ पे कोई मेंबर नहीं होगा, ठीक है, काउंसिल्स की रिलेटेड। पार्ट 4 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। अब ये हमें पता है कि ये चंडीगढ़ की तरह एक ऐसी यूटी है जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे कोई एलजी वेलजी नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेट होगा। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ एलजी ऑफ यूटी, एलजी एडमिनिस्ट्रेटिव सेम पोस्ट होती है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सेक्शन 58 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ एलजी और यूटी का, ठीक है। लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा एलजी कि भाई ये वाला एलजी यहाँ पे रहने वाला है लद्दाख में। कौन से आर्टिकल के तहत उसको अपॉइंट करता है? 239। ओके, प्रेसिडेंट ही क्या करेगा यहाँ पे? सीधा रेगुलेशन करेगा। कोई भी प्रोग्रेस करनी हो, कोई भी लॉज रेगुलेट करने हो तो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ही यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे करेगा। आर्टिकल मिस प्रिंट हो गया है, सॉरी। एलजी जो है वो असिस्ट करेगा, असिस्ट बाय एडमिनिस्ट्रेटर, एडवाइज़र, सॉरी। तो एलजी को, अब एलजी अकेला काम तो करेगा नहीं, तो उसको एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो एज एडवाइज़र जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट कर देगी। पार्ट 5 डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वी ऑल नो दैट द डिस्ट्रिक्ट्स 22 districts are there, and when it was in state, okay, the 2 states were going to the Ladakh, so 20 states were there, and 20 state not 20 districts are there, and 20 district is equals to constituencies. The definitions की बात करते हैं। 59 is talking about the delimitation commission. डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। अभी 2021 में यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन आया था, कमिटीज़ बनी थी, उसके बारे में बात। मीन्स डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द सेक्शन 3 ऑफ डिलिमिटेशन 2002। तो ये जो एक्ट बना, डिलिमिटेशन एक्ट 2002, इस सेक्शन में ये बताया गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन बैठाई जाती है। इलेक्शन कमीशन मीन्स क्या है? डेफिनेशंस की बात करता है ना 59, तो उसकी बात कराएं। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंट की जाती है प्रेसिडेंट के अंडर रहकर। कौन से आर्टिकल में कहा गया ये? 324 आर्टिकल 324 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को ये अलाउ करता है कि इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया जाए किसी भी यूटी। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है? द कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं प्रोवाइडेड बाय द लॉ फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द यूटी। अब यूटी से लोकसभा में जो खड़े होते हैं, जैसे कि लोकसभा में हमने पढ़े 5 जो हैं वो जम्मू कश्मीर से, एक जो है लद्दाख से। तो ये यूटी से आए हुए जो लोकसभा में क्या कहते हैं खड़े होंगे, जो इलेक्शन के थ्रू खड़े होते हैं, तो वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आते हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोवाइड बाय द लॉ, कि किस तरह से जो है इलेक्शन में जो एमएलएज खड़े होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के तहत, उसकी बात करते हैं। ये सारी डेफिनेशंस की बात। सेक्शन 60 delimitize of the constituency without the prejudice of the subsection 3 of 14, section 14 of this act, ठीक है। तो इस सेक्शन 14 का जो सब सेक्शन 3 है उसमें हमने बात की थी डिलिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो वो ही है ये कि सीट्स जेएनके की कितनी है। अब इसको बढ़ा दिया गया है, पहले 107 थी, ठीक है, सीटें, उसको बढ़ा दिया गया डिलिमिटेशन के तहत। अभी 2021 में हुआ था तो उसमें ये चेंजेस आए थे
you have to understand. 61 power of election commission to maintain the delimitation order up to date. इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है 61 की, उसकी पावर है कि जो भी डिलिमिटेशन के ऑर्डर्स आए हैं 107 थी 114 होंगे तो उसको अप टू डेट रखें. पार्ट 6 इस कहता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है वो भी यहाँ पे क्या है, उनकी सीटें भी यहाँ पे क्या रद्द की गई कुछ, वो भी हमने यहाँ पे पढ़ना है. 65 एप्लीकेबिलिटी ऑफ द शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956 एप्लीकेबल टू द JNK एंड लद्दाख. शेड्यूल कास्ट का जो ऑर्डर आया था 1956 में, ठीक है, वही यहाँ पे अप्लाई किया होगा. अब ये शेड्यूल जो है ऑर्डर जो है वो हमें पढ़ना होगा. कौन सा ऑर्डर था 56 में, कौन सा ऑर्डर था जो SCs के लिए आया था, SC और ST के लिए अलग आया था. 66 में बात करता है 1986. इन दोनों के ऑर्डर से ही हमें पता चलता है कि ST और SCs की क्या ज़रूरत है. सेक्शन हमारा आ जाता है 67. अब हमने ट्रांजिशनल प्रोविज़न की बात की थी. तो फंड हमने बात की थी कि कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट फंड और कंटिजेंसी फंड. कंसोलिडेटेड फंड दैट मीन्स कि जो सरकारों ने अपना जो, ठीक है, फंड इकट्ठा किया हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी जो कंपनीज़ हैं, सेल कंपनी हो गई, ONGC, जो भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंटल ऑफिशियल कंपनीज़ हैं, वहाँ से जो भी मुनाफा कमा रही हैं वो सभी चीज़ें जो है वो एक जगह होती है. कंसोलिडेटेड फंड कहता है. इसी में से जो है सरकारें क्या करती हैं, स्कीमें लॉन्च करती हैं. तो बहुत सारी चीज़ें जो है, तो एक JNK में UT में कंसोलिडेटेड फंड जो है वो भी बात की गई है 67 में. 68 पब्लिक अकाउंट होता है, ठीक है. तो जो पब्लिक होती है, जो पब्लिक जो अपना अकाउंट रखती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अगर लोन लिया है, ठीक है, लोन लिया है उसने, तो पब्लिक अकाउंट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने लोन लिया है तो पब्लिक अकाउंट में आता है. कंटिजेंसी फंड हो गया कि जो डिजास्टरली यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर कोरोना आ गया है तो कोरोना में कंसोलिडेटेड फंड से ही निकाला हुआ पैसा जो होता है कंटिजेंसी फंड में आता है. कंटिजेंसी फंड हो गया कि जैसे कुछ डिज़ास्टर हो गया तो बहुत रैंडमली हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो पैसे जो हैं वो यहाँ से एज एन कंटिजेंसी फंड के रूप में हमें मिलते हैं. तो कंटिजेंसी फंड कोई अलग फंड नहीं है, वो भी एक पब्लिक अकाउंट में, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अपना, ठीक है, टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो भी और पब्लिक. आई थिंक आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंसोलिडेटेड फंड ही कंटिजेंसी फंड उसमें ही होता है. कंटिजेंसी फंड भी, पर ये यूज़ होता है एज एन डिज़ास्टर के लिए, वो यूज़ होता है गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए. 71 फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ UT, ठीक है. इसमें अगर बात करें तो जो है LG को LG को कौन एडवाइस करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहा है, यहाँ से स्कीमें लॉन्च हो रही हैं, इतने पैसे अलॉट कर दिए, इतने पैसे अलॉट कर दिए, इतने पैसे डिज़ास्टर में यूज़ हो गए, तो उन सब का लेखा जोखा अकाउंट कौन संभालता है? किसी भी UT का, स्टेट का. हमारी UT बन गई है तो कौन संभालेगा? कंट्री का कौन है? CAG. तो CAG ही यहाँ पे काम करेगा, जो है लेखा जोखा जो भी है, कितने पैसे खर्च हुए, क्या नहीं हुआ, सारा CAG ही संभालेगा. ऑडिट रिपोर्ट्स इन्हीं के जो ऑफिशियल होते हैं, अंडर ऑफिशियल, सो ऑडिट रिपोर्ट निकालते हैं, मतलब कि कितना काम हुआ या नहीं हुआ, वो सारी रिपोर्टें जो है वो ऑडिट में आती हैं. ये कितना खर्चा हुआ, जितना हमने अलॉट किया था क्या वो सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ, ये ऑडिट मतलब चेकिंग करने आते हैं एक तरीके से. CAG इनको अलॉट करता है. रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर.
जनरल ऑफ इंडिया। CAG जो होता है वो पूरी कंट्री का होता है, और यही क्या करता है, अपने ही बंदों को यहाँ पे भेज देगा और यहाँ पे चेकिंग करवाएगा कि इस तरह से जो है स्कीम में तरीके से जो है जो अलॉट किया गया था पैसा वो क्या अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। ये चेकिंग होती है मेनली। अकाउंट जो हो गया वो कितना लगेगा, क्या है सब हिसाब किताब, कितना बजट है हमारे पास, कितना एक्सपेंडिचर हो सकेगा। 73 अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की फेलियर की बात कर रहा है कि अगर प्रेसिडेंट की बात की गई कि LG को क्या क्या करना है, ये सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर आ रहा है, LG के अंडर आ रहा है। तो वो जितना भी मतलब कि प्रेसिडेंट का अगर यहाँ पे कुछ ऑर्डर है वो सक्सेसफुली वो निभा रहा है या नहीं निभा रहा है, उसको सबकी सारी रिसिप्ट जो है वो किसको देनी है, प्रेसिडेंट को देनी है, LG को। तो LG का यहाँ पे कुछ बताया गया है। पार्ट 8 की बात करें, हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट यहाँ पे रहेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाई कोर्ट रहने वाला है। 75 यही बात करता है। एडवोकेट जनरल यहाँ पे UT में अलॉट किया गया है। जिस तरह से जो है सेंटर में होता है अटॉर्नी जनरल, तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल जो है UT का रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में एडवोकेट जनरल सिर्फ जम्मू कश्मीर में रहने वाला, सेक्शन 79 कहता है। 79 is talking about Advocate General of the UT of Jammu and Kashmir. LG अपॉइंट करेगा, LG कहता है इस बंदे को अपॉइंट, ठीक है, जो क्वालिफाइड है एज एन जज बनने के लिए हाई कोर्ट का। अब वी ऑल नो द सुप्रीम कोर्ट जो है सेंटर में होता है और जो स्टेट में होता है वो हाई कोर्ट होता है। फिर उसके अंडर आ गया हमारे लोअर कोर्ट आ गए, फिर जो हमारी जो है, ठीक है, पंचायती सिस्टम आ गया। पर इस पंचायत सिस्टम में इसका कोई लिंकेज नहीं है, इसमें सिर्फ स्टेट की बात कर रहा है। तो LG अपॉइंट करता है पर्सन को वो क्वालिफाइड करता है, जो बनने के लायक है, जो जज बनने के लायक है हाई कोर्ट का, एज एन एडवोकेट जनरल ऑफ UT। उसी को एडवोकेट जनरल कहते हैं। अब देखा, हाई कोर्ट में जो जज होगा ना, मेन जज होगा, उसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। और एडवोकेट जनरल जो है वो किसको सजेस्ट कर सकता है, LG को। अब इसमें उसका काम बताया गया है कि किस तरह से वो परफॉर्म करेगा, वो गवर्नमेंट UT के लिए किस तरह से परफॉर्म करेगा। कोई भी लीगल मैटर्स होंगे तो अगर उसको फॉर एग्ज़ाम्पल LG को समझ में नहीं आ रहा तो वो एडवोकेट जनरल की हेल्प ले सकता है, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल जो है उसके पास ये राइट है किस तरह से जो सारे कोर्ट्स हैं UT के, ठीक है, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके पास ये सारी शक्तियाँ हैं कि किस तरह से वो सबको ऑर्डिनेंस कर सकता है, सुन सकता है, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल होल्ड करता है ऑफिस को, ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ LG। जब LG यहाँ पे नहीं है, कुछ फॉर एग्जांपल दौरे लगाने गया है, ठीक है, दौरा लगाने चला गया, अब यहाँ पे खाली है इस कुर्सी, तो उसकी कुर्सी को थोड़े टाइम पीरियड के लिए, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक होल्ड कर सकता है, मतलब कि उस पर बैठ जाएगा कि वहाँ सत्ता का लोलुपता ले सकता है। एडवोकेट जनरल की बात करें, ऑथराइजेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ किस तरह से कलेक्ट किया जाता है स्टेट्स के द्वारा, UTs के द्वारा। तो यहाँ UT है तो UT करेगी। तो ये रेवेन्यूज़ की बात कर रहा है कि जो कलेक्टर्स होते हैं, DM होते हैं, वो उनका यही काम होता है किसी भी स्टेट में। 80 से 83 तक जो है वो यहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है। अपॉर्चमेंट एंड एसेट ऑफ लाइबिलिटीज़, जो है लाइबिलिटीज़ और एसेट की बात करता है पार्ट 11। एप्लीकेबल ऑफ दिस पार्ट 84 जो है, ठीक है। जो भी लाइबिलिटीज़ पहले स्टेट में थी, लद्दाख और JNK जो थी, अब दोनों में एक ही थी, दोनों UT एक ही थी। उनमें जो एसेट, जो सरकार की जो संपत्तियां हैं और जो जिम्मेदारियां हैं उन ऑफिशियल्स की, उसको देख रेख करना, उसको संभाल के रखना, उसे इज्जत देना, है ना, दोनों में एक ही थी।
एक ही सरकार उसको निभा रही थी। अब दोनों की लायबिलिटी इक्वली डिवाइड हो जाएगी, लद्दाख में अलग और यूटी में। जैसे पेंगसो लेक जो है वो लद्दाख में, तो उसकी जो टूरिज़्म में जो मुनाफा है वो सारी की सारी एसेट किसके अंडर आ गई, उस एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर आ गई। तो ये बताया गया कि एसेट और लायबिलिटी है वो दोनों अपॉर्चमेंट होंगे, उनकी दोनों इक्वली डिवाइड होंगी, एक्सिस्ट करेंगी। अब ये अपॉर्चमेंट किस तरह से होने वाली है, अपॉर्चमेंट रिकमेंडेशन, एक कमेटी बिठाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और वो ये डिसाइड करेगी कि इस तरह से यहाँ पे जो एसेट्स हैं लायबिलिटीज़ हैं उनका चेकअप करेगी, दौरा करेगी और उसको देखेगी कि ये वाली चीज़ें इनके अंडर आएंगी और ये वाली चीज़ें इनके अंडर आएंगी। तो कमेटी बिठा दी गई है 21 में। संजय मित्रा या अरुण गोयल, गिरिराज प्रसाद गुप्ता, ये 3 जो लोग हैं वो एक कमेटी बिठाते हैं। इसके चेयरमैन संजय मित्रा होते हैं। पार्ट 12 is talking about the certain cooperation and any other matters। इसमें बताया गया है कि 90 डेज़ के अंडर, ठीक है, जब से ये एक्ट लागू होगा उसमें एडवाइजरी कमेटी को बिठाया जाएगा, एडवाइस करेगी जो, ठीक है। 86 बताता है टेम्पररी प्रोविजंस ऑफ द कंटिन्यूएंस ऑफ द सर्टेन एक्सिस्टिंग रोड ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स। अब रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो इक्वल है, ठीक है, उसमें कुछ प्रोविजंस की बात करता है 86। टेम्पररी प्रोविजंस ऑफ द कंटिन्यूएंस ऑफ द सर्टेन एक्सिस्टिंग, ठीक है, कुछ टेम्पररी प्रोविजंस जो हैं वो बनाई गए हैं 86 में। 88 की बात करें तो सर्विस प्रोविजन एज टू सर्विस रिलेटेड टू द ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं वो सारी प्रोविजंस जो 88 में बताए गए हैं। इसमें कुछ अमेंड किया गया है, ठीक है, 2021 में इसको अमेंड किया गया। इस प्रोविज़न में क्या प्रोविज़न में अमेंड किया गया है कि प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस की पावर जो होती है 123 में दी गई है, जो अध्यादेश जारी कर सकता है, वहीं से वो ये बिल को क्या है इंट्रोड्यूस कर सकता है या पास कर सकता है, उसकी ये पावर है, प्रेसिडेंट की ये पावर है। तो इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से इन्होंने अमेंड किया गया, सेक्शन 88 में अमेंड किया गया कि किस तरह से जो ऑल इंडिया सर्विस में जो पीपल्स होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफओएस होते हैं, वो जो कैडर है, ठीक है, जेएंडके में जो कैडर था वो किसके साथ मर्ज किया गया, अगमुट कैडर के साथ। अगमुट कैडर इज इट AGMUT। AGMUT फुल फॉर्म्ड है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड, ठीक है, इन सब के साथ क्या कर दिया गया, ये मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है, प्रेसिडेंट्स के ऑर्डिनेंस के माध्यम से इसको पारित किया गया। सेक्शन 93 कहता है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जो जैसे यूपीएससी यूनियन होता है, ठीक है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, 93 में ये कहा गया है। जो स्टेट में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी बात करता है 93। प्रोविजंस बताए गए हैं स्टेट सर्विस कमीशन की, टू बी इन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द यूटी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विद इन द, ओके, फॉर एग्जाम्पल एक कट गया, सॉरी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विद इन अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट यूटी ऑफ लद्दाख। लद्दाख में जो यूपीएससी वाला जो है उसको सिर्फ प्रेसिडेंट ही क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है लद्दाख में। शेड्यूल इसमें 5 है। तो पहले शेड्यूल में जो स्टेट के जो मेंबर काउंसिल्स के जो मेंबर रहे हैं यूटी में, जम्मू कश्मीर के जो मेंबर ऑफ काउंसिल्स रहे हैं, मेंबर ऑफ लॉ काउंसिल्स हो गए 4 लोग जो राज्यसभा में हैं, दैट इज़, पढ़ लो ना जो भी है। सेकंड शेड्यूल जो है पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है लोकसभा में जो हमारे लोग यहाँ से गए हैं जम्मू कश्मीर से,
तो कौन कौन सी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करता है? बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और पूर्व और जम्मू, ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और इनमें से जो है एक एक बंदा जो है हमारा यहाँ से गया है। तो अनंतनाग हो गया, कश्मीर, डोडा, कठुआ, ठीक है। यूटी ऑफ लद्दाख पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट 3rd शेड्यूल कहता है यूटी ऑफ JNK असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करता है। 4th शेड्यूल किसी भी ओथ और अफर्मेशन की बात करता है। शपथ, शपथ 5वें शेड्यूल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सेंट्रल रूल जो लॉज हैं वो यूटी पे भी अप्लाई होंगे, लद्दाख पे भी अप्लाई होंगे। 103 क्लॉजेज हैं इस एक्ट में, अब इसको एक्सटेंड कर दिया इसी 5 के शेड्यूल से, ठीक है। पहले 103 थी, 106 हो गया अभी, ठीक है। सेंट्रल लॉज के 7 स्टेट्स जो हैं इसमें अमेंड किए गए हैं। तो आर्टिकल 370 जो है पार्ट, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है उसमें से रिवोक किया गया है, ठीक है। टाइटल जो है वो टेम्पररी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविज़न जो है इसको टाइटल किया गया है। और ये जो 370 ड्राफ्ट जो था वो गोपाल स्वामी अयंगर ने इसको बनाया था, कॉन्स्टिट्यूट किया था। सो नाउ वी विल एंड अप दिस वीडियो हियर। सो ऑल वी अंडरस्टैंड लिटिल बिट, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा बट मोस्ट ऑफ जो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा थे उसने वो हमने सबने पढ़े हैं। सो आई होप यू ऑल आर do your best. So let's stop this. Thank you.